Hello students, in this topic we will see about the gravitational force or gravitation. Okay, what is gravitation? ये जो टॉपिक हम लोगों ने देखा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल टॉपिक है फिजिक्स का, क्लासिकल फिजिक्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या, जिसे हम लोग ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ग्रेविटेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? यहाँ पे देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अर्थ के लिए है, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a certain force by virtue of their masses। याद रहे कि ये जो फोर्स है ये उसके मास के कारण होता है, इसलिए यहाँ लिखा हो बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो अर्थ हो, सन हो, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगाता है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे अपने अपने मास के कारण, यहाँ देखिए दिया हुआ है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस दे अप्लाई ए अट्रैक्टिव फोर्स, एन अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर तो ग्रेविटी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलते हैं। द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपने मास के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर तो ग्रेविटी। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। यहाँ देखिए, अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट, ओके, अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। अर्थ का भी मास है, ठीक है, और इसी मास के कारण ये किस दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के कारण उसको अपने सेंटर की ओर खींचती है। ठीक है, अपने ओर खींचती है। Why? This is due to the gravity of the earth, gravitational force of the earth on the other object. Suppose we drop a stone from a height। अगर आप किसी हाइट से किसी स्टोन को गिराते हैं, ठीक है, सपोज दैट ये हो गया अर्थ का सरफेस, अब यहाँ से किसी स्टोन को आप गिराते हैं तो ये ऊपर नहीं जाएगा। आप अगर इसको इस जगह पे छोड़ भी देते हैं तो ये नीचे की ओर ही आएगा। देन विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू पुल इट डाउन? कौन सा फोर्स इसको नीचे की ओर खींच रहा है? ग्रेविटी। ठीक है, तो किसका ग्रेविटी? जो अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि अर्थ के पास भी अपना मास है और इसके पास भी मास है। ठीक है, ओके, अनदर एग्जांपल इज गिवन, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ठीक है, जितने भी प्लैनेट हैं, सपोज दैट कि ये सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट हैं ये सारे के सारे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके इंपॉर्टेंस में देखेंगे कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हमारे नेचर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो हमारे नेचर में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम और आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सी, द ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। अभी हमने जैसे बात किया था, ये मान लो सन है कि, तो सन के चारों ओर जितने भी प्लानेट हैं ये सारे के सारे, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ओके, इफ देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज दैट कि सन के पास अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो जितने भी प्लानेट हैं वो सन के चारों ओर मूव नहीं करते। ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स में चले जाते हैं। ठीक है, देन दिस ऑल आर
बाउंडेड टू द सन इन द सोलर सिस्टम दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इट होल्ड्स द एटमोसफेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हमारे अर्थ के सरफेस, सपोज दैट कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इसके चारों ओर जो है हमारा एटमोसफेयर है। सपोज दैट ये एटमोसफेयर का पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो हमारे चारों ओर ये जो एटमोसफेयर है, तो ये जो एटमोसफेयर एयर का जो पार्टिकल है, दिस एयर पार्टिकल वाई दे आर टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज ड्यू टू अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इस पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचे हुए रखती है। हम और आप भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के सरफेस पे टिके हुए हैं, नहीं तो हम और आप भी स्पेस में फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, ये जी ओके। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर और रेनफॉल। ठीक है, वाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। सी, वाटर का फ्लो कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर कौन किसी चीज़ को लाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वाटर को ऊपर से नीचे की ओर लाता है। जिस तरह से आप किसी स्टोन को गिराते हैं तो वो नीचे की ओर गिरता है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। उसी तरह से वाटर का मूवमेंट जो होता है या फिर तो रेनफॉल जो होती है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स creates stars and planet. We all know that stars and planets are made up of पार्टिकल्स। आप स्टार का बात ले लीजिए तो स्टार में हाइड्रोजन होते हैं, हीलियम होते हैं। ये जितने भी जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो स्टार्स और प्लानिट को कंपोज करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि अगर ये सारे के सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, और स्टार या प्लैनेट को फॉर्म करते हैं। दैट इज ड्यू टू व्हाई दे स्टिक टुगेदर, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ईच अदर। ये सभी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, और इस तरह से प्लैनेट और स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो ये जितने भी टॉपिक हमने देखा, ठीक है, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो। ओके, दीज ऑल फिनोमेना, जी जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं, ये सारे के सारे पॉसिबल किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये जितने भी फिनोमेना हैं नहीं होते। ठीक है, हम और आप भी अर्थ के सरफेस पे नहीं होते, अर्थ बनती ही नहीं तो हम और आप होते कहाँ से। ठीक है, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फिनोमेना दैट अकर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आपने सर आइजैक न्यूटन के बारे में सुना होगा। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस फोर्स, इस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फोर्स। नेचर का मतलब ये फोर्स इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने अपना एक रूल दिया। ठीक है, यह देखिए यूनिवर्सल लॉ, वो उन्होंने जिस रूल को दिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट लॉ इज नोन एज द यूनिवर्सल। ओके, देन व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल, यहाँ देखिए यूनिवर्सल का मतलब हो गया, जैसे पहले ही बता रखा था हमने, दिस इज नॉट सब्जेक्टेड टू अर्थ ओनली। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स के लिए ये लॉ ट्रू है। ठीक है, वैलिड है। देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स। आपने देख रखा था कि इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स, देखो यहाँ पे, दिस फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये जो फोर्स है, सपोज दैट कि फोर्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। व्हाट इज दिस मीनिंग, सी, सपोज कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 किलोग्राम का है,
ठीक है, और यहाँ पे एक 50 किलोग्राम का है, ठीक है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा कंडीशन लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे 2 किलोग्राम और ये 100 किलोग्राम। नाउ all the four have masses. Suppose that the gravitational force between two, F1, okay, and the gravitational force between two, F2, which force will be greater, F1 या F2? तो मास का प्रोडक्ट किस में ज़्यादा है? या देखिए 1 इंटू 50 दैट मीन्स 50 किलोग्राम, 2 इंटू 100 दैट मीन्स 200 किलोग्राम। तो प्रोडक्ट किसका ज़्यादा हुआ? इन दोनों का। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। नाउ द सेकेंड थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज दैट कि 2 मीटर, ठीक है। अगर आप इसके डिस्टेंस को 2 मीटर और बढ़ा देते हैं, इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस बाय 2 मीटर मोर, तो डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट यहाँ और यहाँ था तो फोर्स ज़्यादा था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दिया गया, तो फोर्स ऑब्वियसली फोर्स कम होगा, ठीक है। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। देन हाउ मच, कितना डिक्रीज करेगा? आपने कितना डिस्टेंस इंक्रीज किया? 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर इंक्रीज किया, तो फोर्स कितना कम होगा? 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा। सपोज दैट कि पहले कंडीशन में फोर्स था 40 न्यूटन, ठीक है। तो जब आप इसके डिस्टेंस को 2 मीटर बढ़ा दीजिएगा, सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक पहले डिस्टेंस था, जब आप इस डिस्टेंस को 2 मीटर और बढ़ा दीजिएगा, 2 मीटर बढ़ा दीजिएगा, तो फोर्स कितना कम होगा? इसका स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो हमारा फोर्स जो है कम हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 10 न्यूटन हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। जब आप 2 इंक्रीज कीजिएगा तो 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू इंक्रीज इट बाई 3, if you increase it by 3, then how the force will decrease? 9 times, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। अगर आप डिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ाते, सपोज डिस्टेंस को 4 टाइम्स अगर इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका फोर्स कितना कम हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो जो फोर्स डिक्रीज होगा वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। दिस इज द मीनिंग, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ओके। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सपोज कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास है, ओके। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है, मास इसका दिया हुआ है m1 एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज हियर, मास इज गिवन m2, ओके। नाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, सेंटर ऑफ दीज टू। याद रहे, द डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ओके ओके। नाउ इफ एफ बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन दिस टू m1 एंड m2, ओके, देन व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हमने देखा था? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकाला है। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ओके। एंड द सेकेंड कंडीशन वाज दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ देखिए दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के स्क्वायर का, ठीक है। अगर 5 होता तो 5 का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, 10 होता तो 10 के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमने बता दिया था, है ना, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस, ओके ओके। नाउ सी, इफ यू कंबाइन दिस टू इक्वेशन, ये जो हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इफ यू कंबाइन दिस टू, देन व्हाट हैपन? एफ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई, ये 1 बाई दिया हुआ है, बाई आर स्क्वायर, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ओके। दिस इज द कंबाइंड कंडीशन। ये जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंबाइंड कंडीशन है, ओके ओके। नाउ सी, एज आई हैव टोल्ड, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
ओके, नाउ व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं, देन व्हाट हैपन, इसकी जगह पर हम लोग अगर इसको अगर रिमूव करके इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि हम लोग कांस्टेंट रखते हैं. दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, सी the capital G is known as universal gravitational constant and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11. एंड व्हाट अबाउट द यूनिट, आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से भी. ठीक है, सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है F इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है. अगर हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ जी का वैल्यू निकालना ना, सपोज दैट इफ यू हैव टू कैलकुलेट ओनली जी, देन दिस आर विल गेट मल्टीप्लाइड विद द फोर्स. यहाँ क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बाई ये M1 M2 नीचे चला जाएगा M1 इंटू M2. फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. ये हो गया, देखिए यहाँ पे ये हो गया न्यूटन. ठीक है, इसका हम लोगों ने वैल्यू रख दिया न्यूटन. आर दैट मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर. तो ये हो गया इसका मीटर, मीटर स्क्वायर. डिवाइडेड बाय किलोग्राम इंटू किलोग्राम, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम. देन दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ, this is the unit of gravitational constant. I think you all have understood that how I have calculated the unit of gravitational constant. Okay, okay, now तो ये हमारे पास था. अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सी, दिस इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, एवन वैक्यूम, एटमॉस्फेयर, अंडर वाटर, ये जो फोर्स होता है वो सिर्फ मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अट्रैक्टिव. लिसन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता. ठीक है, एंड यूनिवर्सल दैट मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स is affected by this force. Okay, this is the weakest force. ये जो है नेचर में 4 फोर्स हमने बताया था. ठीक है, एक हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, सेकेंड हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके, देन आउट ऑफ दिस 4 दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. आपने इसका वैल्यू देखा होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. ये जो कंपोनेंट है दिस इंडिकेट्स दैट दिस द ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ देखिए ये माइनस में दिया हुआ इसका एक्सपोनेंट, इसका मतलब कि ये वीकेस्ट फोर्स है, बहुत ही वीक फोर्स है. ठीक है, नाउ सी, इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. हमने ये रखा था फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, द फोर्स विच ओबेज विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. फोर्स जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ओके, ओके, सी, it does not depends on the presence of other object. What is the meaning? Suppose that herein is an object and here is the another object and the attractive force, gravitational force between two is F. Now if we keep another object, अगर हम एक और दूसरे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो ये फोर्स इसके इफेक्ट से इस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा. दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, हाँ, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, बट ये जो फोर्स है एक दूसरे का, ये चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, दैट्स वाई वी से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एनी अदर ऑब्जेक्ट. अगर मान लेते हैं अभी जैसे हमने फिर से देख लेते, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन. ठीक है, नाउ इफ यू कीप अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सपोज दैट 10 किलोग्राम और एनी अदर मासी ऑब्जेक्ट, तो ये फोर्स डिक्रीज नहीं होगा, इतना ही रहेगा ये. ठीक है, नाउ दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव? एक्चुअली दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेट डिस्टेंस. सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को, सपोज दूसरे ऑब्जेक्ट को हम
पूरी तरह से इधर उधर से घुमा करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो वी विल नॉट कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, हम इस डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं, हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे इसको, दिस इज अ स्ट्रेट डिस्टेंस, दैट मीन्स इट डिपेंड्स इन द ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स? व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? एक्चुअली if two objects are given, then the distance we measure is along the center of these two। हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो इन दोनों के सेंटर से कैलकुलेट करते हैं, नॉट फ्रॉम द सरफेस। ओके, दिस इज व्हाट वी से दैट दिस आर द दिस इज सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर से डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, so these are the importance of gravitational force। okay, and I think we all have seen that you all have understood